मेरा नाम मोहम्मद ओवैस है और ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो वाकया 2009 का है। मेरा ताल्लुक सिंध के एक शहर से है। मेरा खानदान जमींदारी और ठेकेदारी के काम से वाबस्ता था। वालिद साहब जमीनों पर ठेकेदारी करते थे। हम 4 भाई थे और एक बहन। मेरे एक बड़ा भाई ने जल्दी अपने घर का बना लिया था और अलग रहने लगा था। मेरी तालीम इंटरमीडिएट तक थी और खुशकिस्मती से मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई जिसका तकर्रुर उसी शहर में था, इसलिए मैं ज्यादातर वालिद साहब के घर ही रहता था। हमारे घर की गुंजाइश कम होती जा रही थी। छोटे भाइयों की शादियां हो चुकी थीं और उनके बच्चे बड़े होने लगे थे। घर में काबू रखना दुश्वार था। इसी दबते हुए एहसास ने मुझे एक दिन एक खतरा भरा फैसला करवा दिया। एक दोस्त ने बताया कि आबादी के थोड़ा दूर एक खाली प्लॉट है। कीमत बहुत कम बताई जा रही है। 2 साल में कीमत डबल हो जाएगी। मैंने सोचा, रकम इकट्ठी की और एक दिन हम दोनों मिलकर उस प्लॉट को देखने गए। वहां जमीन के निशान थे, कुछ दरख्त और दूर दूर तक खुली जगह। मुझे पहले दिन माहौल ने कुछ अजीब सा एहसास दिलाया, मगर मैंने उसे जहनी कमजोरी समझकर नजरअंदाज किया। मैंने मालिकान से बात की और नकद रकम देकर प्लॉट खरीद लिया। उसके बारे में मैंने किसी से बात नहीं की, न वालिद साहब से, न भाइयों से, न अपनी बीवी से। शायद मुझे खुद भी ये मालूम नहीं था कि मेरी खामोशी क्यों है। बस ये सोच थी कि जब मकान बन जाएगा तो वो हमारे सब मसाइल हल कर देगा। मेरे अंदर एक किस्म का गुरूर भी था। कुछ अरसा बाद जब हमारे पुराने घर में रहना मुश्किल हो गया तो एक रात मैंने वालिद साहब से बात की कि मैंने एक प्लॉट ले रखा है, अब वहां घर बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। अगले दिन से ही मैंने घर का काम शुरू कर दिया। ईंटें, सीमेंट, जो भी सामान था वो उस प्लॉट पर लाया गया। कुछ ही दिनों में काम शुरू हो गया। मैं हर दिन काम देखने जाता। हर ईंट के साथ दिल की धड़कन तेज होती। उस मकान का डिजाइन बड़ा सादा था, देहाती तर्ज का घर, मगर मेरे जहन में वो जगह एक महफूज दुनिया का वादा थी। मैंने छोटे से सहन, 2 कमरे, एक हॉल और एक छोटी बावर्ची खाने की मंसूबाबंदी की। 2 महीने में दीवारें ऊपर आ गईं, टाइलें बिछीं, छत बन गई। मैं हर सुबह सुबह सवेरे वहां जाया करता। मैंने घर की अंदरूनी तरतीब अपनी बीवी से मशवरा के बगैर रखी। मेरी सादा सोच ये थी कि पहले मकान बने, फिर हम उसके हिसाब से चीजें मुंजम करेंगे। मकान बनते बनते मैं खुशी महसूस करता, मगर दिल के अंदर एक खफीफ सा दबाव भी रहा। कभी कभी मैं रात को सोचता कि आबादी से दूर ये मकान हमारे लिए अच्छा होगा, मगर वही सोचें कुछ वक्त मेरे जहन में चौंक देती थी। मकान के अंदर हमने दीवारों पर सफेद रंग लगवाया, किचन के लिए एक छोटी सी जगह, बावर्ची खाने की छत। मजदूर तकरीबन 2 माह में मकान तैयार करके गए। मैंने सोचा अब शिफ्टिंग ही बाकी है, मगर जिंदगी ने अपने पेच खींच लिए थे। 1 साल के अंदर कुछ खानदान के अंदर मामलात ऐसे आ गए कि शिफ्टिंग मुमकिन न रही। मेरे वालिद साहब के घर में चलने वाली रवायतें, हम सब की रोजमर्रा की मसरूफियतें और कुछ जहाती मसाइल ने मिलकर शिफ्टिंग को 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिया। 1 साल के बाद जब तमाम जाती मसाइल खत्म हो गए, मैंने आखिरकार पार्टियों और रिश्तेदारों की बातें झटका और अपने घर वालों से कहा कि अब वक्त है शिफ्टिंग का। वालिद साहब ने हमारे फैसले को कबूल किया। बीवी ने खुशी जाहिर की। बच्चे नए घर के लिए परजोश थे। हमने सामान बांधने का काम शुरू कर दिया। जब सूरज निकला तो घर में हलचल शुरू हो गई। हमने सामान बांधने का काम शुरू कर दिया। बच्चे उठ गए। बीवी ने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और मैंने गाड़ी वाले को फोन किया कि वो आज सामान उठाने आए। वालिद साहब नाश्ता करते हुए बस इतना बोले, अल्लाह खैर करे, अच्छा फैसला है, अब अलग घर में सुकून से रहना। उनकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे वो अंदर से कुछ जानते हों। मैंने बस सर हिला दिया। जब सामान गाड़ी में रखा जाने लगा तो मेरा बेटा बार बार दरवाजे के पास आकर खड़ा होता, कभी सहन में इधर उधर देखता। मैंने पूछा, क्या हुआ अहमद? कहने लगा, अब्बा, हमारा नया घर कहाँ है? वहां कोई खेलने वाला है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बड़ा सहन है, तुम्हें पसंद आएगा। जब सब सामान चढ़ गया तो मैंने दरवाजे पर एक नजर डाली। वही घर जिसमें मैं पला बढ़ा था। अम्मी का सहन, अब्बा की कुर्सी, दीवार पर लटका पुराना पंखा, सब जैसे एक पुरानी किताब का आखिरी सफहा हो। मैंने दिल ही दिल में अलविदा कहा और दरवाजा बंद कर दिया। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। गाड़ी मेरे नए घर के सामने रुकी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर जाते ही एक खालीपन सा महसूस हुआ। बच्चे भागकर अंदर गए।
उनके कदमों की छाप सुनकर घर जैसे जिंदा हुआ। मैंने मजदूरों को हिदायत दी कि सामान अंदर ले जाएं। सहन में धूल उड़ती जा रही थी, हर चीज अपनी जगह रखी जा रही थी। बावर्ची खाने में बर्तन रखे गए, सोफा दीवार के साथ लगा, अलमारी कमरे में। बीवी ने कहा, यहाँ की हवा कुछ अलग लग रही है। मैंने हंसते हुए कहा, नई जगह है ना, आदत हो जाएगी। शाम तक सारा काम खत्म हो गया। मैंने बच्चों को गुस्ल करने को कहा, खुद नहाया, और मगरिब के वक्त जब मैंने पहली बार घर के बाहर बैठकर चाय पी तो महसूस किया कि फजा में एक अजीब सी खामोशी है। ये वो खामोशी नहीं थी जो आम घरों में होती है, जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो या हवा के अंदर कोई दबक कर बैठा हो। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। आसमान साफ था, सितारे रोशन। बच्चे सो गए। बीवी बावर्ची खाने में बर्तन समेट रही थी। मैंने सहन में चारपाई डालकर लेटने का सोचा, मगर दिल ने कहा, पहली रात है, अंदर ही रहो। मैं कमरे में आया, बत्ती बंद की और सोने लगा। रात के एक पहर अचानक कोई हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चीज फर्श पर लड़ी हो। मैं चौंक गया। बीवी ने भी सर उठाया। कुछ गिरा है क्या? मैंने कहा, शायद हवा से कोई बर्तन हिला हो। मैंने टॉर्च उठाई, बाहर झांका, कुछ नहीं, सिर्फ रात का सुकूत और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। मैं वापस मुड़ा, लेकिन पीछे हवा जैसे रुक गई हो। अगले दिन सब कुछ मामूल पर था। बच्चे स्कूल चले गए, मैं ड्यूटी पर। बीवी ने घर समेटा। मगर शाम को जब मैं वापस आया तो बीवी ने कहा, रात तुम्हें कोई आवाज नहीं आई थी? मैंने कहा, कौन सी आवाज? जैसे सहन में कोई चीज गिरी हो। फिर किसी के चलने की आहट आई थी। मैंने समझा तुम उठे हो। मैंने बात बदल दी, कहा शायद हवा से कोई चीज हिली हो। रात दोबारा मैं देर तक जागता रहा। हर चीज आम लग रही थी, मगर अंदर कुछ गैर महसूस सा दबाव था, जैसे कोई खामोश नजरों से देख रहा हो। मैंने अपने दिल को बहलाने के लिए कहा कि यह सब वहम है। तीसरी रात मेरे बेटे ने कहा, अब्बा, मैंने रात एक अंकल को देखा, उस सहन में खड़े थे। मैंने उनसे बात करना चाही, मगर वो गायब हो गए। मैंने फौरन डांटा, ऐसी बातें नहीं करते, कोई नहीं था। लेकिन अंदर से जैसे खून जम गया हो। कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने कहा, मैंने भी किसी के चलने की आहट सुनी है, जैसे कोई नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैंने फिर हंसकर कहा, यह सब वहम है, नई जगह है, आदत नहीं हुई। मगर उस रात मैं सो ना सका। रात के पिछले पहर जब सब सो गए, मैं बिस्तर पर करवट बदल रहा था कि बाहर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई कपड़ा घसीट रहा हो। मैंने हिम्मत की, आहिस्ता से दरवाजा खोला, सहन में आया। चांद के नीचे जमीन हल्की सी सफेद थी, हर चीज खामोश। मैंने चारों तरफ देखा, मगर कुछ नहीं। मैं वापस मुड़ा तो लगा जैसे किसी ने मेरा नाम बहुत आहिस्ता से लिया हो, ओ वैस। मैं फौरन पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। मैं अंदर आया, दरवाजा बंद किया और सारी रात जागता रहा। इन सारी बातों को मैं वहम समझता रहा, लेकिन एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उस दिन सुबह जब आंख खुली तो खिड़की के बाहर धूप की एक मध्यम लकीर दीवार पर पड़ रही थी। ये आम दिनों जैसी सुबह थी, मगर पता नहीं क्यों उस दिन मेरा दिल कुछ बोझल सा महसूस कर रहा था। हवा में एक अजब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के किसी कोने में नमी जम गई हो, या शायद कोई चीज ठीक से अपनी जगह पर ना हो। मैंने बिस्तर से उठकर बाहर सहन में कदम रखा तो हवा कुछ गैर मामूली सी लगी, बिल्कुल खामोश, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। बीवी को आवाज दी, चाय बना दो जरा, आज जरा जल्दी जाना है दफ्तर। बीवी किचन से हल्की सी आवाज में बोली, चाय रख दी है, बस थोड़ी देर में आ रही है। मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज में भी वही खफगी है जो पिछले चंद दिनों से महसूस कर रहा था, शायद घर के माहौल की। पिछले हफ्ते से वो कई बार कह चुकी थी, यहां रात को कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई चल रहा हो। मैंने हर बार कहा, वहम है, लेकिन अब खुद भी यकीन से नहीं कह सकता था। नाश्ता किया, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हुए। बेटे ने कहा, अब्बू, कल रात फिर आवाज आई थी। मैंने हंसते हुए कहा, कौन सी आवाज? वो बोला, जैसे कोई पत्थर फेंकता हो छत पर। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट जबरदस्ती की, हवा होगी, ये इलाके में छतें खाली हैं, आवाजें इधर उधर गूंजती हैं। लेकिन दिल के अंदर एक खफीफ सा कांपना महसूस किया। मैं दफ्तर गया। दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। शाम के वक्त जब वापस आया तो सूरज धीरे धीरे दरख्तों के पीछे छुप रहा था। आसमान पर लाली थी, मगर उसमें एक अजीब सी उदासी भी मिली हुई थी। हवा में धूल उड़ रही थी, जैसे फजा खुद बोझल हो। रात का खाना खाने के बाद बच्चे अपने कमरे में चले गए।
बीवी ने दरवाजे के करीब वाली लाइट जलाई, फिर बोली, क्या आज सहन में फिर रुकने का इरादा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आज जल्दी सो जाएंगे। लेकिन नींद कहाँ आनी थी। घड़ी ने 10 बजाए। घर में गहरी खामोशी फैल गई, सिर्फ पंखे की मुसलसल घूं घूं। मैंने महसूस किया कि सहन से हल्की सी टप टप की आवाज आ रही है, जैसे पानी गिर रहा हो। मैं उठा, बाहर देखा, कुछ नहीं। घर में फिर खामोशी छा गई। मैंने बीवी से कहा, सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। कपड़े बदलकर मैं सहन में आया। अंधेरी रात थी, बादल आधे आसमान पर छाए थे। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा में वही बोझलपन था। मैं कुर्सी पर बैठ गया, सोचने लगा कि वाकई ये जमीन कुछ अजीब है। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक जैसे किसी ने अंदर से दरवाजे पर हल्का सा हाथ मारा। टिक। मैं चौंक कर उठा। आवाज रुक गई। 2 सेकंड बाद वही आवाज, टिक टिक टिक। मैं आहिस्ता से आगे बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। फिर अचानक कहीं से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैंने फौरन टॉर्च उठाई, मगर दिल ने कहा, नहीं, बिना रोशनी के देखता हूं, शायद कुछ नजर आ जाए जो आम रोशनी में नहीं आता। मैं नंगे पांव चलता हुआ आंगन पार करके गेट की तरफ बढ़ा। हवा रुक चुकी थी, सिर्फ मेरे कदमों की हल्की छाप सुनाई दे रही थी। गेट करीब आ रहा था। 3 कदम, 2 कदम, 1 कदम। मैंने हाथ बढ़ाया, कुंडी दबाई। गेट चर्रर की आवाज के साथ थोड़ा सा खुला। बाहर अंधेरा था, सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की बाजगश्त। मैंने झांक कर देखा, सन्नाटा। मैंने एक लम्हे को सुकून की सांस ली और पीछे मुड़ा, और वहीं मेरे सामने 3-4 फुट के फासले पर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। सफेद कपड़े, बिल्कुल मैले, जैसे बरसों से नहीं धोए गए। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें नहीं, 2 स्याह गड्ढे, और वो हल्का सा झुककर मुझे देख रहा था। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। आवाज गूंजी, टन। मेरे कदम जम गए, जुबान बंद हो गई। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर आवाज गले में फंस गई। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता सीधा हुआ। उसके होंठों से सूखी आवाज निकली, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मैं पीछे हटा, मगर पांव लड़खड़ा गए। मैं जमीन पर गिर गया। बूढ़ा वहीं खड़ा था, बिल्कुल खामोश। उसके बाद एक अजीब सी घरघराहट हुई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रेंग रही हो। मैं किसी तरह उठा, अंदर की तरफ भागा। मैं दरवाजा बंद करके बीवी के पास आकर बैठ गया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ देगा। बीवी के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बोली, अल्लाह के वास्ते बताओ, कौन था? मैंने आहिस्ता से कहा, बाहर एक बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। बीवी ने कांपते लबों से कलमा पढ़ा। उसके बाद हम दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। सिर्फ पंखे की घूं घूं और बाहर से आती हुई टिक टिक की हल्की आवाज। मैंने कुंडी जोर से चढ़ा दी, लाइट बंद कर दी। वो रात एक एक लम्हा जैसे काट रही थी। बाहर से कभी कभी कदमों की आहट आती, कभी आंगन में हल्की सी हवा के साथ कोई साया सा हरकत करता दिखाई देता। एक बार ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे के नीचे से उंगलियां अंदर घुमाई। मैंने फौरन पीछे हटकर कालीन से लिपट गया। सुबह की अजान की आवाज आई तो जैसे घर में बोझ हल्का होने लगा। रोशनी दरारों से अंदर आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला। आंगन में हर चीज अपनी जगह पर थी। बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ जमने लगा था। मैंने कहा, मैं अब अब्बा के पास जा रहा हूं। मैं सीधा वालिद के घर पहुंचा। उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो फौरन बोले, बेटा क्या हुआ? मैंने सब कुछ बताया। उनकी आंखों में संजीदगी आ गई। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोले, यह वहम नहीं है। वो जगह सालों से वीरान है, शायद वहां जिन्नात का बसेरा है। फिर उन्होंने कहा कि मोहल्ले की मस्जिद में एक मौलवी साहब रहते हैं, उनको वहां ले आना पड़ेगा। वो कुछ कुरान की आयत पढ़ें ताकि वहां ऐसी चीजें भाग जाएं। मैं वापस घर आया। दोपहर तक वो किसी बुजुर्ग मौलवी साहब को ले आए। दरमियानी उम्र के, चेहरे पर नूर, हाथ में तस्बीह। उन्होंने घर का दरवाजा पार करते ही कुछ देर रुककर गहरी सांस ली। मौलवी साहब बोले, डरो मत, हम अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, सब खैर होगी। पहले दिन उन्होंने पूरा घर देखा। एक एक कमरा, आंगन, छत, जहां जहां साया ज्यादा था वहां ठहर कर आयतुल कुर्सी और चंद आयत पढ़ी। शाम के वक्त जब वो पढ़ रहे थे, उस वक्त अचानक लाइट झपकी, हवा तेज चलने लगी। बेटी ने अंदर से चीख मारी, अम्मी पर्दा हिल रहा है खुद ब खुद। मौलवी साहब बोले,
कुछ मत कहो, पढ़ाई जारी रखो। उनकी आवाज बुलंद हुई और जैसे ही उन्होंने तीसरी बार आयतुल कुर्सी मुकम्मल की, आंगन के एक कोने से चीख की सी आवाज आई, दबी हुई मगर वाजह। बीवी जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू निकल आए। मौलवी साहब बोले, ये आखिरी सांसें हैं इनकी, 10 दिन तक पढ़ाई होगी, कोई बाहर नहीं जाएगा मगरिब के बाद। अगले 10 दिनों में घर का मंजर बदलने लगा। मैंने आंगन के बीच जाकर एक लंबी सांस ली। हवा में पहली बार सुकून महसूस हुआ। वो बोझ, वो दबाव जो हमेशा फजा में रहता था, खत्म हो चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल हट चुके थे, धूप सीधी छत पर पड़ रही थी। उसके बाद कई साल गुजर गए। हम वहीं रहे, बच्चों ने जवानी देखी, सब कुछ मामूल पर आ गया। लेकिन कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं, मुझे वो दरवाजा याद आता है, वो बूढ़ा शख्स और वो आवाज, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तब मैं कमरे की लाइट बंद करके कुरान उठाता हूं और चुपचाप बैठ जाता हूं। कुछ बातें कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ खामोश हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी याद दिलाती है कि कुछ जगहें सिर्फ मिट्टी और दीवारों से नहीं बनती, वहां कुछ और भी होता है जो कभी नजर नहीं आता मगर महसूस होता है। मिलेंगे इंशा अल्लाह अगली कहानी में, तब तक अल्लाह हाफिज।